तो जब भी करेक्टिव एक्शन प्लान लिया जाना है तो कमेटी के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है इसमें रिगार्डिंग द रेक्टिफिकेशन, दूसरी है इट इज रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड इट इज रिगार्डिंग द रिकवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या है, ये आप ना एक कमिटमेंट लेते हैं, आप एक कमिटमेंट लेते हैं किससे, एंटरप्राइज से। जिस एंटरप्राइज का अकाउंट जो है एसएमए में चला गया, एमएसएमई का, ठीक है, उससे आप एक कमिटमेंट लेते हैं या फिर उसको आप एक प्रपोजल देते हैं, या बीइंग अ लेंडर आप उसे एक प्रपोजल देते हैं कि आप इतने समय में इतने इतने पैसे जमा करवा दीजिए। ठीक है, यानी कि उसको स्पेसिफाइड एक्शन बताते हैं कि क्या क्या एक्शन लिए जाने हैं, एंड साथ में उसे आप क्या बताते हैं, टाइमलाइन बताते हैं कि कितने समय में इन एक्शंस को पूरा किया जाना है। एंड मेन मकसद क्या है ये स्पेसिफाइड एक्शंस एंड टाइमलाइंस बताने का, कि हमारा जो लोन अकाउंट है ना वो आपका स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट की कैटेगरी से निकल जाए एंड वो रेगुलराइज हो जाए। अब ये जो कमिटमेंट आपने लेनी है या फिर जो प्रपोजल आपने देना है, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन कैश फ्लोज। वो कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सिर्फ हवा में नहीं होना चाहिए कि इतने पैसे आप जमा करवा दें। आप देखिए कि कैश फ्लो कितने हैं कंपनी के पास, पैसा आ कितना रहा है। ठीक है, उन चीजों को आप देखेंगे। मे बी हो सकता है कि वो अपनी प्रोसीड्स कहीं और पर लेके जा रहा हो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, कैश फ्लोज को देखेंगे कि कितने कैश फ्लो आ रहे हैं एंड विद इन पीरियड कितने कैश फ्लोज को जो यहां पर कंसर्न है वो जमा करवा सकती है। ठीक है, यानी कि अपने अकाउंट में जमा करवाएगी तो रेगुलरिटी अपने आप ही हो जाएगी। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली बोरोअर ड्रिवन। ये क्या है, बोरोअर ड्रिवन है प्रोसेस। मेनली अगर हम देखें, प्राइमरीली देखें तो ये जो प्रोसेस है दैट इज बोरोअर ड्रिवन। फर्दर यहां पर एडिशनल फाइनेंस भी कमेटी के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस। इन एक्सेप्शनल केसेस यहां पर एडिशनल फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये जो एडिशनल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा ना, दैट विल बी ऑन एड हॉक बेसिस। दैट विल बी ऑन एड हॉक बेसिस। जैसे कि 6 महीने के लिए कोई लिमिट बना दी जिसको आपको 6 महीने में रेगुलराइज भी करना है एंड साथ में रीपे भी करना है। लेकिन अगर कोई आप एड हॉक बेसिस पर लिमिट भी अगर आप कोई लंबे समय के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने से ज्यादा समय के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एंड टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, तो उसके केस में रेक्टिफिकेशन विल अमाउंट टू रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फर्दर अगर आप रेक्टिफिकेशन रिपीटेडली कर रहे हैं 1 साल के समय में, यानी कि 1 साल के समय में दोबारा से अगर रेक्टिफिकेशन हो रही है तो उसे भी क्या कंसीडर किया जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी कंसीडर टू बी एज द रीस्ट्रक्चरिंग। उसे भी हम रीस्ट्रक्चरिंग ही कंसीडर करेंगे। एंड एक चीज तो जान ही लीजिए कि जहां पर विलफुल डिफॉल्ट है या फिर जो लेंडर है वो फ्रॉड कर रहा है, उसके केस में कोई एडिशनल फैसिलिटी तो एडिशनल फाइनेंस तो दिया ही नहीं जाना। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन। सेकंड जो यहां पर कवर करेंगे दैट इज द रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग तब कंसीडर की जाती है जहां पर जो एमएसएमई यूनिट है ना, वो आपको पता है कि वो वायबल यूनिट है, लेकिन हो सकता है कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स के कारण, कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वो यहां पर चल ना पा रहा हो। ठीक है, लेकिन वो यूनिट जो है वो वायबल है। लेकिन एक कंडीशन इसमें देख लेनी है कि जो यूनिट है दैट शुड नॉट बी विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। डायवर्जन ऑफ फंड, साइफनिंग ऑफ फंड्स, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या ये ना हो कि कैपेसिटी को पे करने की जानबूझकर पे नहीं कर रहा, तो उसके केस में यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। फर्दर जो कमिटमेंट रहती है प्रमोटर से ली जाती है, यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग के केस में बात कर रहे हैं तो यहां पर कमिटमेंट ली जाती है प्रमोटर्स से। एंड प्रमोटर्स की कमिटमेंट किस हिसाब से ली जाएगी, इनकी पर्सनल गारंटी लेकर, यानी कि इनकी पर्सनल लायबिलिटी डाली जाएगी बीच में। तो पर्सनल गारंटी यहां पर एक्सटेंड की जाती है बाय द प्रमोटर्स। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो कौन कौन से अकाउंट एलिजिबल हैं। तो जो अकाउंट है अगर वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है या फिर स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट है या फिर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी अकाउंट कैटेगरी है, ठीक है, तो उसके केस में जो अकाउंट रहेगा वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, फर्दर अगर कंसोर्शियम लैंडिंग का यहां पर केस देखते हैं, मान लीजिए 6 लेंडर्स हैं A B C D E F, तो यहां पर 1 या 2 के पास तो ये इसका जो वैल्यू ऑफ अमाउंट है वो क्या है, डाउटफुल है। वो क्या है, डाउटफुल है।
लेकिन बाकी सभी के पास जो यहां पर बाय वैल्यू अगर हम अमाउंट देखें तो आपका वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में, एसएमए में या फिर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, स्टैंडर्ड, एसएमए में या फिर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, तो उसके केस में भी उन्हें रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। एक चीज तो आप ये समझ ही लीजिए कि विलफुल डिफॉल्टर्स तो यहां पर अलाउड ही नहीं है ना, विलफुल डिफॉल्टर्स का तो रिस्ट्रक्चर करना ही नहीं है। सो विलफुल डिफॉल्टर्स नॉट अलाउड, विलफुल डिफॉल्टर्स आर नॉट अलाउड, उनके अकाउंट्स की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, जो कमेटी है उसके पास ये राइट रहता है कि वो विलफुल डिफॉल्ट के जो क्लासिफिकेशन के कारण है उनको देख सकती है, एंड अगर उनको लगता है कि विलफुल डिफॉल्ट का जो रीजन है अगर उसको सही किया जा सकता है तो उन केसेस को यहां पर अप्रूवल के साथ यहां पर डील किया जा सकता है। यानी कि अप्रूवल किनसे लेना पड़ेगा, कमेटी को बोर्ड से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इस चीज के रिगार्डिंग। जहां पर कमेटी को लगता है कि जो भी यहां पर गलतियां की गई हैं विलफुल डिफॉल्टर की तरफ से उनको यहां पर रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो वहां पर कंसर्न्ड बैंक के बोर्ड से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यहां पर विलफुल डिफॉल्टर का जो अकाउंट है उसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। फर्दर इसी तरह से जो फ्रॉड्स हैं, जो मेल्फिसेंस है, वो भी इनएलिजिबल है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। जहां पर फ्रॉड किया गया है, मेल्फिसेंस यानी कि गलत एक्टिविटीज रही हैं, वो भी यहां पर इनएलिजिबल रहते हैं। लेकिन इन केसेस में भी यही है, इन केसेस में क्या है कि अगर आपके पुराने प्रमोटर या जो मैनेजमेंट है, अगर वो नए प्रमोटर से, ओल्ड प्रमोटर आपके नए प्रमोटर से यहां पर चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, नए प्रमोटर आ गया एंड उनका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है पुराने प्रमोटर या मैनेजमेंट के साथ, तो उसके केस में यहां पर जो कमेटी है रिव्यू कर सकती है रिस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग। वायबिलिटी को देखते हुए यूनिट की अगर फ्रॉड किया भी गया था, पुरानी मैनेजमेंट के द्वारा किया गया था, नई मैनेजमेंट तो नहीं किया, नए प्रमोटर ने तो नहीं किया, ना ही वो किसी तरह से रिलेटेड है पुरानी प्रमोटर से, ना ही पुरानी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसके केस में जो मैनेजमेंट है, जो कमेटी है, यहां पर रिव्यू कर सकती है एंड रिगार्डिंग वायबिलिटी को देखते हुए यूनिट की यहां पर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो की जा सकती है। देन फर्दर रिस्ट्रक्चरिंग में ही बात आती है रिगार्डिंग द कंडीशंस, कि क्या क्या कंडीशंस होंगी उनके बारे में। जो कमेटी है ना जिसने यहां पर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अलाउ करना है, वो बेसिकली क्या करेगी, कुछ एक माइलस्टोन्स को सेट किया जाता है। यानी कि जैसे रहता है ना कि कुछ एक गोल्स सेट किए जाते हैं, माइलस्टोन्स का मतलब है कुछ एक गोल सेट किए जाते हैं जिनको आपने एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के तहत कंप्लीट करना। आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दी जाएगी, आपने उन माइलस्टोन्स को उस टाइमलाइन में अचीव करना है, ठीक है, आपने इन माइलस्टोन्स को उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में अचीव करना है। हो सकता है कि कुछ एक फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं उनको इंप्रूव करना हो, फाइनेंशियल रेशियोज जो है उनको इंप्रूव करने के लिए माइलस्टोन दिया गया हो। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया, कंपनी को कहा गया कि जो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है उसे आपने इंप्रूव करना है एंड फर्दर इसके लिए टाइम दिया गया हो कि आपने 6 महीने में से इंप्रूव करना है। तो ऐसे ही यहां पर माइलस्टोन सेट किया जाता है एंड टाइमलाइन दी जाती है। फर्दर इन माइलस्टोन्स का क्या किया जाएगा, देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू, कि इनका पीरियोडिक रिव्यू भी तो करना है ना। सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन्स को सेट करना तो यहां पर बिल्कुल सही नहीं रहेगा, उनको रिव्यू करना भी जरूरी है कि जो यहां पर एंटिटी है, जो एंटरप्राइज है, क्या वो इन माइलस्टोन्स को, इन गोल्स को अचीव कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। एंड फर्दर जो यहां पर रिकवरी की जानी थी, क्या वो अप्रोप्रिएट है उनसे या नहीं है। फर्दर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है। तो डिफरेंट चीजें हमने देखी कि जिनके लिए डिफरेंट टाइम था, तो एग्रीगेट जो टाइम रहेगा ना, एग्रीगेट टाइम रहेगा, उसके बीच में ही इस रीस्ट्रक्चरिंग को कंप्लीट किया जाना होता है। सो कमेटी के ऊपर ये रहता है कि वो अपने इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे, यानी कि सबसे बेहतर तरीके में यूटिलाइज करे, ताकि जो एग्रीगेट टाइम लिमिट है ना रीस्ट्रक्चरिंग करने की, वो यहां पर ब्रीच ना हो। यानी कि उस टाइम पीरियड के बीच में, एग्रीगेट टाइम पीरियड के बीच में ही रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लिया जाए। फर्दर जहां पर कमेटी ने, मान लीजिए 90 डेज का समय था, 90 डे का टाइम पीरियड है जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग को कंप्लीट किया जाना है, एंड जो कमेटी है वो 90 डेज से पहले, मान लीजिए कि 70 डेज में ही रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस कमेटी ने खत्म कर दिया, ठीक है। तो उसके केस में जो यहां पर सरप्लस 20 डेज हैं, उसका कमेटी और कोई यहां पर जो एक्टिविटीज हैं उनमें उस टाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर कमेटी ने जो एग्रीगेट टाइम लिमिट थी उसे ब्रीच नहीं किया है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के केस में ना हमने एक चीज पढ़ी थी रिगार्डिंग की जो फेयर वैल्यू है लोन की,
वो कम हो जाती है, फेयर वैल्यू लोन की कम हो जाती है, यानी कि जो फेयर वैल्यू थी रीस्ट्रक्चरिंग से पहले, प्री रीस्ट्रक्चरिंग, एंड जो फेयर वैल्यू थी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद की वैल्यू जो है आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, ये वैल्यू कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि हो सकता है कि जो लेंडर है उसने इंटरेस्ट का कुछ एक पार्ट अपना छोड़ दिया हो, इंटरेस्ट कह दिया, उसको फर्दर आगे ना जाने दिया हो, या फिर हो सकता है कि रीपेमेंट जो शेड्यूल है उसे चेंज कर दिया हो, रीपेमेंट जो टाइम पीरियड है उसे इंक्रीज कर दिया हो, बढ़ा दिया गया हो उसे। तो यहां पर अल्टीमेटली लॉस किसे हो रहा है? जो लेंडर है उसे लॉस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड लेंडर्स सेक्रीफाइस। इसे हम क्या कहते हैं? लेंडर्स सेक्रीफाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये लेंडर का सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं कंपनसेट तो होना ही चाहिए ना। तो ये कंपनसेट किस तरह से होगा? तो वहां पर बेसिकली ये रहता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इक्विटी है कंपनी की, जो कंपनी की इक्विटी है उसे यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए प्रमोटर्स के द्वारा लेंडर्स के नाम में। लेंडर्स के नाम में इक्विटी को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जो लेंडर का सेक्रीफाइस है उसे कंपनसेट किया जाना है। या फिर जो प्रमोटर्स हैं वो नई लिक्विडिटी लेकर आए, जो प्रमोटर हैं वो नया पैसा कंपनी में लेकर आए, न्यू लिक्विडिटी। कई बार रीस्ट्रक्चरिंग का कारण क्या रहता है? जैसे XYZ कंसर्न है, यहां पर XYZ कंसर्न है, इसकी मेन एक्टिविटी है A, ठीक है, लेकिन जो फाइनेंस इसको दिया गया, इसने एक ही जगह पर अपने ही यहां पर काम को एक्सपेंड कर लिया एंड डाइवर्सिफिकेशन कर दी। इसकी एक्टिविटी ए में पैसा नहीं लगाया, बी एक्टिविटी में पैसा लगाया, जबकि फाइनेंस मिला था ए के लिए, तो यहां पर डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो गया। ठीक है, लेकिन जहां पर कमेटी को सही लगता है कि ऐसे लोन को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ये वायबल है, यानी कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स के कारण जो यहां पर कोर वर्क था वो इफेक्ट हुआ है एंड यहां पर लोन में स्ट्रेस देखने को मिला है, वहां पर जो नॉन कोर एसेट होते हैं ना, उनको बेचने के रिगार्डिंग, नॉन कोर एसेट्स को बेचने के रिगार्डिंग क्लोज रखी जा सकती है। नॉन कोर एसेट बेसिकली वो एसेट होते हैं जो कंपनी के लिए इतने जरूरी नहीं है, यानी कि एक तो कोर एसेट होते हैं जिनके बिना कंपनी का कामकाज नहीं चलेगा, जो दूसरे एसेट है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कोर एसेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नॉन कोर बिजनेस है उसके जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको बेचने के लिए कहा जा सकता है एज अ कंडीशन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट। एंड फर्दर अगर लेंडर का सेक्रीफाइस यहां पर इक्विटी को कन्वर्जन में लेकर इक्विटी से भी कंप्लीट नहीं होता है, तो जितना भी अमाउंट शॉर्टफॉल है जो यहां पर लेंडर के सेक्रीफाइस को कंप्लीट नहीं कर पाई है, उसके रिगार्डिंग भी क्लोज रखी जा सकती है कि उसको कवर अप किया जाएगा। तो दैट वाज रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग। फर्दर बात करते हैं रिगार्डिंग द रिकवरी। जहां पर पहली दो कंडीशंस जो हैं वो फिजिबल नहीं है, वहां पर रिकवरी प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है लीगल तरीकों से, या फिर रिकवरी के जो दूसरे तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। एंड अगर कंसोर्शियम लैंडिंग है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 6 लेंडर्स का, तो वहां पर ये नहीं है कि एक बंदे ने कह दिया तो आप रिकवरी करने चले जाएंगे। यहां पर 75% बाय वैल्यू, यानी कि लोन अमाउंट के आउटस्टैंडिंग अमाउंट की तरफ देखते हुए, एंड 50% बाय नंबर, इतनी मंजूरी होनी चाहिए, ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो आप रिकवरी को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड अगर यहां पर मान लीजिए 4 पर्सन यहां पर मान गए, ABCD मान गए, यानी कि 50% से ज्यादा बाय नंबर की क्लोज पूरी होगी। एंड इसी तरह से जो लोन अमाउंट इन्होंने एंटिटी को दे रखा है वो 75% से ज्यादा है, तो वो भी अमाउंट क्लोज होगी। तो यहां पर ये रिकवरी को इनिशिएट कर सकते हैं, तो उस केस में यहां पर ये रिकवरी को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड जो यहां पर फिर डिसीजन होगा, अगर 75% बाय वैल्यू एंड 50% बाय नंबर की क्लोज पूरी हो जाती है, तो यहां पर जो डिसीजन होगा ना रिकवरी का, ये बाकी सभी लैंडर्स के ऊपर भी क्या होगा? बाइंडिंग होगा। एंड फर्दर जहां पर कमेटी ने डिसाइड किया है कि रिकवरी का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट किया जाए, तो वहां पर जो एंटरप्राइज है, जैसे मान लीजिए XYZ एंटरप्राइजेस के लिए रिकवरी को इनिशिएट करना है, तो XYZ एंटरप्राइज यहां पर एप्लीकेशन दे सकती है कमेटी में एप्लीकेशन दे सकती है विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे सकती है कि जो अपना डिसीजन है उसे एक बार रिव्यू कीजिए। एंड ये रिव्यू किन ग्राउंड्स पर हो सकता है? लाइकवाइज कि रिकॉर्ड में कोई गलती हो, या फिर कोई फैक्चुअल रेलेवेंट फैक्ट जो है वो सामने आ जाता है जो कमेटी के डिसीजन को चेंज कर सकता है, जो पहले कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया था, या फिर जिसको कमेटी ने पहले ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, तो रिव्यू एप्लीकेशन इन ग्राउंड्स के ऊपर हो सकती है। तो यहां पर अगर रिव्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, तो जो कमेटी है वो फर्दर विद इन 30 डेज जो
करेक्ट नया करेक्टिव एक्शन प्लान होगा उसे डिसाइड करने के लिए परस्यू करेगी। ओके, कि नया CAP बनाया जाए उसके रिगार्डिंग परस्यू करेगी। तो दैट वाज रिगार्डिंग इट।